जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि कैसे उसका उत्तर दिया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा किया जाएगा। सन 2018 का जो पार्ट 1 हुआ था उसका क्वेश्चन प्रश्न पत्र तृतीय जो है उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे और गतांक से आगे का हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3A तक हो गया था, अब 3B को देखेंगे। ये कह रहा है उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किन भवनों एवं भूमि को कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो 3A है वो नगरपालिका अधिनियम से है और उसी को रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ रहा है 3B। तो 3B का जो क्वेश्चन है ये धारा 129 का जो है हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत वर्णन कर दे रहे हैं हम, या बिहार का जो लैंग्वेज उसको वर्णन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कैपिटल A में बताया गया है कि कौन से ऐसे भवन हैं और भूमि हैं जिसको कर के दायरे से मुक्त किया गया है, मतलब उसके अलावा कोई कर अधिरोपित किया जाएगा। तो उसमें बताया गया है कि कोई ऐसा मृतकों के अंत्येष्टि के लिए कोई ऐसा भवन या भूमि ऐसा एक्वायर किया गया है तो उसको कर से छूट दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि कोई ऐसा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए है या सार्वजनिक पूजा के लिए है या कोई ऐसा स्टेडियम है या कोई खेल का मनोरंजन का स्थान है, इस तरीके का है तो उसको भी कर से मुक्त रखा जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई एकमात्र विद्यालय का प्रयोग किया जा रहा है, इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रयोग किया जा रहा है उस भवन पे या भूमि पर, तो या राज्य सरकार से चाहे उसको मान्यता मिली हो या न मिली हो उसको भी कर से बाहर रखा गया है। उसके बाद ये कह रहा है कोई ऐसा प्राचीन स्मारक है जो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 में परिभाषित है, उसके अंतर्गत कोई आता है तो उसको भी कर से मुक्त रखा जाएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि कोई ऐसा है जिसको अनुच्छेद 285 में 285 जो आपका संविधान का अनुच्छेद 285 है उसमें राज्य सरकार द्वारा उसको कहीं छूट दी गई है, मतलब वो ऐसे भूमियों के विषय में, यानी कि जो केंद्र सरकार को समर्पित कोई भूमि है उस पर अनुच्छेद 285 में बताया गया है कि इसमें राज्य सरकार करों से छूट के लिए आदेश दे सकती है। तो ऐसे अगर जो भूमि को डिक्लेयर है तो उसमें भी कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा नगर पालिका द्वारा। उसके बाद से ये कह रहा है कि कोई ऐसा भूखंड है जो आवासीय प्रयोजन से है तो वो 30 वर्ग मीटर के माप में होना चाहिए, और गैर आवासीय है यानी कि कोई इस तरीके का है तो 15 वर्ग मीटर के माप में अगर जो कोई धारण किया हुआ है भूमि तो उस पर भी यह कर नहीं लागू होगा। उसके बाद आखिरी इसका ये कह रहा है कि कोई ऐसा जो तुरंत उसको एक्वायर किया गया है, मतलब किसी एरिया को विकसित क्षेत्र में यानी विकास प्राधिकरण के एरिया में शामिल किया गया है, या तो उसमें पहले से ऐसी कोई व्यवस्था हो जैसे नाली हो, सड़क हो, पेयजल हो, इस तरह की सुविधाएं शामिल हैं या नहीं है, 5 साल तक उस पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा वहाँ के भूमि और भवन पे जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3C है, ये पंचायत अधिनियम से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित न्याय पंचायत द्वारा कौन से अपराध संज्ञेय हैं तथा इसके द्वारा कौन सी शास्तियाँ अधिरोपित की जा सकती हैं। देखिए पहले तो धारा 52 में बताया गया है कि किन किन मामलों में अधिकारिता है, धारा 59 में बताया गया है कि किन मामलों में अधिकारिता नहीं है, और साथ में ये भी है कि परिशांति कायम रखने के लिए भी धारा 53 में व्यवस्था की गई है, और धारा 54 में बताया गया है कि उसको कितना दंड देने की व्यवस्था है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पंचायत है, पंचायत को क्या पावर है दंड देने का। तो पहले तो इसमें ये कहा गया कि कोई कारावास के रूप में दंड नहीं दिया जाएगा। अर्थदंड अगर जो दिया भी जाता है तो इसमें जैसे सुनवाई करने का उसमें अधिकार है, कम से कम अधिक से अधिक 3 मुकदमों को एक साथ सुनवाई किया जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि तीनों को मिला करके चाहे एक में जो भी हो मैक्सिमम 250 रुपये से अधिक नहीं होगा, और यदि कोई डिफ़ॉल्ट किया जाता है उसको पैसा देने में अभियुक्त द्वारा तो भी उसका कारावास नहीं होगा, यानी कि उसका भले ही भू राजस्व के तहत वसूली की जाएगी, जो भू राजस्व की वसूली की जाती है डीएम के द्वारा उसके तहत भले कुर्की होगा उसकी वसूली की जाएगी, लेकिन उसको डिफ़ॉल्ट करने पर भी उसको जेल नहीं होगा। तो ये तो धारा 54 में दिया गया है। 52 में अब देख लिया जाए कि किन किन मामलों में उसको अपराध का जो है ग्रहण करने का और उसको जो है ट्रायल करने का उसको अधिकारिता है। तो धारा 52 के अंतर्गत न्याय पंचायत द्वारा निम्नलिखित अपराध संज्ञेय हैं। पहला करें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 140, 160, 172, 174, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290,
294, 323, 334, 341, 352, 357, 358, 374, 379, 403 तथा 411, जिसमें ये करे कि जहां धारा 379, 403 तथा 411 के अधीन आपराधिक वादों में चुराई गई अथवा दुर्विनियोग संपत्ति का मूल्य 50 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद करें धाराएं 426, 428, 430, 431, 447, 448, 504, 506, 509, 510 के अधीन अपराध। उसके बाद कह रहे हैं कि पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 24 तथा 26 के अधीन अपराध। यूनाइटेड प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन एक्ट की धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन अपराध। सार्वजनिक दूत अधिनियम की धारा 3, 4, 7 तथा 13 के अधीन अपराध। यह कह रहा है कि पूर्वोक्त अधिनियमितों अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अन्य अपराध जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके न्याय पंचायत द्वारा संज्ञेय घोषित किया जाए। उसके बाद करें कि इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध। तो इस तरीके का अगर कोई अपराध किया जाता है तो न्याय पंचायत द्वारा वो विचारणीय होगा, उसका ट्रायल किया जाएगा। अब उसमें रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है धारा 59 में, तो चूंकि यहाँ विचारणीय क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए केवल विचारणीय का ही क्वेश्चन का आंसर दे करके उसको पूर्ण किया जा सकता है। चूँकि हम बृहद इसलिए व्याख्या नहीं करें कि ऑलरेडी हमने ये प्लेलिस्ट भू राजस्व संहिता से संबंधित या जितनी भी स्थानीय विधियाँ हैं, राज्य संहिता है या कोई और स्थानीय विधियाँ जो यूपी के सिलेबस में है, उसको हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, आप तो उसको जरूर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3D है, कह रहा है कि एक ग्राम प्रधान को उसके पद धारण करने से प्रवृत्त हो जाने के 7 वर्ष पश्चात ग्राम पंचायत के धन की हानि कारित करने का दोषी पाया जाता है। क्या उससे ऐसी हानि की वसूली हेतु कार्रवाई शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत कोई परिसीमा निर्दिष्ट है? विवेचना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन धारा 27 पर आधारित है, पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 और उसमें 2 बातें कही गई हैं लिमिटेशन के पीरियड के लिए कि यदि उसका पद जिस समय धारण किया है, जिस समय से वो वसूलनीय हो गया, मतलब जिस समय ये अपराध किया गया था उसके द्वारा, तो उस समय से या तो जब तक पद धारण किया है उसके 5 वर्ष बीत न गए हों, या पद धारण न करने के पश्चात जो है 10 वर्ष न बीत गए। मतलब ये 2 बातें कह रहे हैं कि एक तो जिस दिन वो घटना घटी है उस दिन से 5 वर्ष जब वो पद धारण किए हुए है तब न बीत गया हो, या जो है 10 वर्ष न बीत गया पद पे न रहने के, यानी कि दोनों की बात ये कह रहा है। और इसमें ये भी कह रहा है कि जो पश्चातवर्ती हो, तो दोनों की बात कर रहा है कि जो पश्चातवर्ती हो तो पश्चातवर्ती मतलब 10 साल माना जाएगा। अब इसमें 7 साल का जो कंडीशन लगाया है तो उस हिसाब से इसके खिलाफ किया जा सकता है। और ये कह रहा है कि इसके पद पर बने रहने के दौरान उसके उपेक्षा या दुराचरण का जो प्रत्यक्ष परिणाम है उसके वजह से अगर जो कोई हानि या दुर्विनियोग हुआ है तो उसके लिए वो देनदार होगा। हमने इस पर भी बाकायदे वीडियो बनाया है, ये चूँकि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िएगा आप लोग। 5 उपधाराएँ दी गई हैं। आखिरी उपधारा में ये कहा गया है कि राज्य सरकार भी चाहे तो इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके परिवार दाखिल करके उद्ग्रहणी कर सकता है। अब राज्य सरकार की अलग बात कही गई और इसमें जो बताया गया कि नियत प्राधिकारी उसका एक सर्टिफिकेट बनाएगा कि कितना इनके द्वारा किया गया है, डीएम को प्रस्तुत कर दिया जाएगा और डीएम फिर उसको न्यायालय में दाखिल करके उसका परिवार जो है और न्यायालय कह रहे हैं, फिर डीएम जो है उसको भू राजस्व की वसूली के माध्यम से जैसे किया जाता है कुर्की वगैरह वैसे वसूल करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि योजनाओं के वे कौन से विभिन्न प्रकार हैं जिन्हें तैयार करना उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किया विकास प्राधिकरण के कर्तव्य में विहित है? विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, हमने पूर्व के वीडियो में भी इसका चर्चा किया है, एक बार और कर देते हैं चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 8 और धारा 9। धारा 8 में बताया गया है कि विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण उसके लिए महायोजना तैयार किया जाएगा और धारा 9 में बताया गया क्षेत्रीय विकास योजना के लिए क्या व्यवस्था किया गया है। तो ये कह रहा है कि जब भी प्राधिकरण को लगे कि जिस समय विकास क्षेत्र घोषित किया गया है विकास प्राधिकरण के लिए, तो उसके लिए कोई यथासंभव शीघ्र विकास क्षेत्र के लिए कोई महायोजना तैयार करेगा विकास प्राधिकरण। और महायोजना में होगा क्या, उसको विभिन्न क्षेत्रों को नियत किया जाएगा
जिसमें विकास क्षेत्र का विभाजन विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। मतलब जो भी क्षेत्र डिक्लेयर किया जाएगा महायोजना में, वो विकास को अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके उसको विकास के प्रयोजनों के लिए डेवलप करने के लिए किया जाएगा, और वह ढंग भी उसमें वर्णित किया जाएगा जिस ढंग से उसको किया जाना प्रस्तावित है। और वैसे चाहे वो विकास करके किया जाए या बिना विकास किए किया जाए, उसका प्रस्ताव एक होगा, और उसमें उन प्रक्रमों का भी व्यवस्था किया जाएगा जिनके माध्यम से उसको पूरा किया जाएगा। और ये कह रहा है कि ऐसा कोई मूल संरचना भी बनाया जाएगा जिसके रूप में कार्य किया जाए। मतलब जो महायोजना है, महायोजना अपने मूल प्रतिमान में ही कार्य करेगा, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा खाका कि कहाँ से कहाँ तक उसका महायोजना लागू होता है, उस महायोजना में क्या क्या होना चाहिए, उसके माध्यम से ही सारा काम होगा। मतलब मेन मास्टर जो प्लान होता है उसी के अकॉर्डिंगली क्षेत्रीय विकास योजना भी बनाया जाता है। अब जो धारा 9 में बताया गया है और उपधारा 3 में इसके कहा गया है, जो धारा 8 है, कि महायोजना किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान कर सके जो विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक हो। मतलब उसका कार्य ही विकास करना है उस एरिया में, तो उसके लिए जो जो आवश्यक होगा उसको भी वो गाइडलाइन तय कर सकती है। इसके बाद जो धारा 9 बताता है इसका, यूपी अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1973 का, कि क्षेत्रीय विकास योजना। तो क्षेत्रीय विकास योजना में क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि जहाँ महायोजना तैयार किया जाता है या तो उसके साथ साथ या उसके पश्चात एक क्षेत्रीय विकास योजना तैयार किया जाएगा। और क्षेत्रीय विकास योजना में होगा क्या, तो ये कह रहा है कि उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, और विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करके, मतलब जो महायोजना में विभिन्न क्षेत्र विभाजित किया गया है उसी को क्षेत्रीय विकास योजना के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उन सब योजनाओं में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए होगा, ऐसी चीज़ों के लिए होगा जैसे सार्वजनिक भवन हो या अन्य सार्वजनिक कार्य हो, जैसे उपयोगिता के लिए सड़क, आवास, मनोरंजन, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत खुले स्थानों तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत प्रयोग के अन्य समवर्गों के लिए क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि की लगभग स्थिति और भूमि प्रयोग की सीमाओं को दर्शित करेगा। मतलब वो सारे जो प्लान होंगे उसमें सब कुछ इंडिकेशन होगा कि क्या क्या होगा। 20 का कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व तथा भवन घनत्व के मापदंड को निर्दिष्ट किया जाएगा ये क्षेत्रीय विकास योजना में। उसके बाद फिर C कह रहा है इसका कि क्षेत्र में ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को दर्शित करेगी जो विकास प्राधिकरण की राय में विकास का पुनर्विकास के लिए घोषित किया जाने की अपेक्षा की जा सके। मतलब कोई या तो विकास किया जाए, उसको फिर से जो पहले का है उसको पुनर्विकास किया जाए, मतलब ऐसा भी कोई दर्शित कर दिया जाएगा एरिया। D इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 12 मैटर बताए गए हैं जिसको या तो किसी एक के लिए या सबके लिए क्षेत्रीय विकास योजना तैयार किया जाएगा। ये कह रहा है कि विशिष्ट रूप से, यहाँ देखिए विशिष्ट रूप की बात कर रहा है, निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के संबंध में वो बंद अंतर्विष्ट होंगे। पहला कह रहा है किसी स्थान का भवन निर्माण हेतु भूखंडों में विभाजन किया जाएगा, माने ये गाइडलाइन तय किया जाएगा। सड़कों, खुले स्थानों, बगीचों, मनोरंजन स्थलों, विद्यालयों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन या आरक्षण। तीसरा कह रहा है किसी क्षेत्र का नगर या बस्ती के रूप में विकास और निर्बंधन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जा सकेगा या कार्यान्वित किया जा सकेगा। किसी स्थल पर भवन का निर्माण और भवन के या के चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थानों के संबंध में निर्बंधन तथा शर्तें और भवन की ऊंचाई और प्रकृति क्या होगी ये भी निर्दिष्ट किया जाएगा। किसी स्थल के भवन का संरेखण। छठवां कह रहा है किसी स्थल पर निर्माण किया जाने वाला किसी भवन के विस्तारण या अगले भाग का वास्तुकलात्मक लक्षण। सातवां कह रहा है आवासीय भवनों की संख्या जिनका निर्माण भूखंड पर या किसी स्थान पर किया जा सकेगा। आठवां कह रहा है किसी स्थल या भवन के संबंध में या ऐसे स्थल या पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं चाहे भवन निर्माण से पूर्व हो या पश्चात और व्यक्ति या प्राधिकरण जिसके द्वारा या जिसके व्यय पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। उसके बाद से नौवां कह रहा है दुकानों, कार्यशालाओं, भंडागारों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकलात्मक लक्षण के भवनों या बस्ती में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अविकल्पित भवन के निर्माण के संबंध में प्रतिषेध या निर्बंधन। 10वां कह रहा है इसका दीवारों, बाड़ों या झाड़ियों या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुकलात्मक सन्निर्माण का रख रखाव या ऊंचाई जिस पर उन्हें कायम रखा जाएगा। 11 कह रहा है कि भवनों के सन्निर्माणों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी स्थल के प्रयोग के संबंध में निर्बंधन। और आखिरी 12वां कह रहा है कि कोई अन्य विषय जो नक्शे के अनुसार अंचल या उसके किसी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए और ऐसे अंचल या क्षेत्र में भवनों को अव्यवस्थित ढंग से निर्मित किए जाने को निवारित करने के लिए आवश्यक हो। इतने में से चाहे कोई एक कार्य या सभी कार्यों के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में ये सब बातों के बारे में व्यवस्था होगा।
तो इसको अपने शब्दों में जितना कम शब्दों में हो सके लिखने का प्रयास करिएगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन आता है इसका चौथा का बी, कर क्या प्रशमन शुल्क प्राप्त करने के पश्चात मास्टर प्लान के प्रतिकूल किसी अवैध निर्माण को विनियमित किया जा सकता है? इस बिंदु पर निर्णय विधि के साथ अपने उत्तर का समर्थन करिए। देखिए, ये जो कह रहा है कि धारा 16 में तो पहले कहा गया कि इस अधिनियम के उल्लंघन में किया गया कोई भी निर्माण कार्य जो है शून्य होगा, मतलब कोई प्रतिकूल कार्य नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कह रहा है धारा 32 में प्रशमन की बात कर रहा है, तो जो उसमें धारा 32 में प्रशमन की बात की जा रही है वो प्रशमन इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के बारे में कहा गया कि अगर जो कोई परिवाद दाखिल कर दिया गया है उपाध्यक्ष के माध्यम से या अध्यक्ष के माध्यम से किसी न्यायालय में और उसका कोई वाद वगैरह चल रहा है तो ये कंपाउंडेबल है। अगर जो प्रशमन किया जाता है कुछ अर्थदंड के रूप में तो उसको प्रशमन करके उस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसका कतिपय ये मतलब नहीं होगा कि अवैध निर्माण को ये प्रोत्साहित करता है, उसके लिए कभी भी परमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो मास्टर प्लान में है उसी के मास्टर प्लान के अनुरूप ही निर्माण होगा, चाहे वो कितना हो प्रशमन की बात क्यों न हो। तो अब इसमें केस भी है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम दिल्ली ऑटो एंड जनरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि भवन अथवा भूमि का प्रयोग अनुचित रूप में योजना के बंधों का अतिक्रमण करके किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा अस्वीकृत किया जाना उचित माना गया। अतः प्रशमन शुल्क प्राप्त करने के पश्चात मास्टर प्लान के प्रतिकूल किसी अवैध निर्माण को विनियमित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा का सी है, कर ए जिसका भवन ऐसी भूमि पर स्थित है जो विकास क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है के विरुद्ध विकास प्राधिकरण द्वारा उन्मूलन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध है? क्या वह एक दीवानी वाद कायम कर सकता है? वैधानिक प्रावधानों, विधिक सिद्धांतों एवं निर्णय विधि के संदर्भ के साथ साथ विवेचना कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी भी हमें क्वेश्चन का जो है केसला में ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं है। इस क्वेश्चन का मैं आखिरी में जवाब दूंगा। एक तो क्वेश्चन ये था जो प्रथम प्रश्न पत्र का था कि प्रवासी नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं, तो उसका मैंने क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दिया है और इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं देंगे। वैसे कॉमन सेंस यही है कि जिस क्षेत्र पे जुडिक्शन नहीं है इसका नगर नियोजन अधिनियम का, तो उस एरिया में फिर किसी प्रकार का जो उपाध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष के निमित्त कोई प्राधिकारी है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता है, और यदि दिया भी जाता है तो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर का है, इस पर सिविल सूट दाखिल किया जा सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये मेरे द्वारा आंसर दिया जा रहा है, जबकि इसके आंसर से अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इसको बाद में मैं इसका आंसर दूंगा। जो जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसका मैं आंसर बाद में दूंगा इस पर अध्ययन करके। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कह रहा है कि आर एक लड़की अपने पुरुष प्रेमी यश से विवाह करने से इनकार कर देती है जिसके फलस्वरूप वह अवसादग्रस्त हो जाता है। एन यश के एक मित्र ने इस आशय के साथ उसे प्रतिशोध लेने का सुझाव दिया कि यश आघात से बाहर आ जाएगा। एन ने यश को यह विश्वास करते हुए तरल पदार्थ की एक बोतल दी कि वह अम्ल है। एस ने को यह विश्वास करते हुए तरल पदार्थ की एक बोतल दी और यश ने अंधकार में भूलवश पी को आर माना और पी पर तरल पदार्थ फेंक दिया, जिसके कारण उसके चेहरे पर तकते पड़ गए और जो बाद में गंभीर चोटों में परिवर्तित हो गई। विवेचना से स्पष्ट हुआ कि वह अम्ल नहीं था बल्कि कवकनाशी का सांद्र था। इस केस में यश एवं यन आपराधिक दायित्व का निर्णय कीजिए। देखिए, इसमें दोनों लाइबल होंगे। एक तो जो धारा 326A बताता है भारतीय दंड संहिता का, वो उसमें बताता है कि अम्ल आदि का प्रयोग करने स्वेच्छाघोर उपधिकारित करने के लिए क्या दंड है, तो उसमें आजीवन कारावास से कम का नहीं होगा, 10 साल से कम का नहीं होगा, जो कि आजीवन कारावास तक का सजा हो सकता है। और इसमें कहीं नहीं कहा गया कि एसिड अटैक ही होना चाहिए। कोई ऐसा पदार्थ भी हो या किसी के संपर्क में आने से ज्वलनशील हो जाए या खुद अपने आप में ज्वलनशील हो, अगर जो किसी का इंटेंशन ऐसा है कि किसी को विद्रूपित करने के पर्पज से उसके शरीर के किसी अंग को या चेहरे को अम्ल फेंका जाता है और इसके पश्चात किसी प्रकार की अपहानि होती है, तो इस धारा के अंतर्गत लाइबल होगा। और ये जो लाइबिलिटी दुष्प्रेरक का है वो धारा 108 में बताया गया। 108 में 5 बातें कही गई हैं जो स्पष्टीकरण के रूप में कौन कौन दुष्प्रेरक के रूप में होगा, उसमें ये भी कहा गया है जो स्पष्टीकरण 2 है
कि जरूरी नहीं है कि जो दुष्प्रेरण किया जा रहा है उसका परिणाम वही हो। परिणाम भिन्न भी हो सकता है, या कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जो उसके दुष्प्रेरित कार्य के उसमें फ्लो में ना हो। मतलब दुष्प्रेरण तो उसी पर्पज से किया गया था, लेकिन वो कुछ और कर दिया जा रहा है, परिणाम कुछ और हो जाए, प्रभाव कुछ और हो जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों लाइबल होंगे। धारा 108 आईपीसी के तहत जो है जो दुष्प्रेरक है वो लाइबल होगा, और जो मूल अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है, वो धारा 326A के तहत लाइबल होगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5वां का बी है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि मानववध आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई और पूर्व चिंतन बिना किया गया हो। इस कथन का अग्र निर्णय विधि के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ये, और धारा जो 300 है या 299 है, कहीं ना कहीं घूम फिर के इस पर क्वेश्चन बन ही रहा है। धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं, जिसका पहला अपवाद यही है कि अगर कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन के वशीभूत होकर के, या तो जिस व्यक्ति को जिसने उसको गंभीर प्रकोपन दिया है, या तो उसको या भूलवश किसी अन्य व्यक्ति को अगर जो क्षतिकारित कर देता है, जिससे कोई उसका माने कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आ जाए, तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। अब वो भी 3 अपवादों के अधीन है। ये कह रहा है कि मृत्यु पूर्व चिंतन के बिना कारित किया गया हो, और मृत्यु किसी अचानक झगड़े से कारित हुआ हो, और अपराधी ने अनुचित लाभ न उठाया। ये तो उसका इंडिग्रेंस है। उसमें जो बताया गया है कि वो किसी स्वयं के प्रति हेतु द्वारा न कारित किया गया हो। दूसरा कह रहा है कि किसी लोक सेवक के द्वारा अपने कार्य के अनुवर्तन में या उसके निर्देशाधीन कोई कार्य किया जा रहा है, उसके लिए ये प्रकोपन मान्य नहीं होगा। और तीसरा कह रहा है कि कोई प्राइवेट डिफेंस में कोई कार्य कर रहा है, तो ये प्रकोपन के रूप में इसका प्रतिहेतु नहीं लिया जाएगा। और लास्ट में ये कह रहा है स्पष्टीकरण में कि प्रकोपन जो है अचानक गंभीर और इस तरीके का प्रकोपन हुआ, ये फैक्ट का प्रश्न, माने तथ्य का प्रश्न है। अब ये हर मामले पे अलग अलग डिपेंड करता है। सबसे बड़ा जो इसमें बढ़िया केस है वो KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1962 का है। उसमें पूरा गाइडलाइन दिया गया है। और सुरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य 2017 का एक मामला है, उसमें कहा गया था कि यदि अचानक लड़ाई किसी झगड़ा जनित आवेश का परिणाम था और कृत्य पूर्व चिंतन के बिना था, तो परिणामित मृत्यु के लिए दंडादेश धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत होगा, न कि धारा 302 के अंतर्गत। किंतु यह तब जबकि अभियुक्त ने असमयक लाभ न उठाया हो और कृत्य क्रूरतापूर्ण और अप्रायिक तरीके से न किया गया हो। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। 1-2 केस और चाहें तो दे सकते हैं। जैसे बुद्धि सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का 2013 का मामला था। इसमें ये हुआ कि एक पुत्र जो है अपने पिता को दारू के नशे में बहुत गाली गलौज कर रहा था और उसको मतलब मारने की स्थिति में था। कुल्हाड़ी वगैरह उठा लिया और मार भी रहा था। उसी बीच उसका दूसरा पुत्र जो है आया और उसको बचाने के लिए उसको कुल्हाड़ी से मार दिया और वो मर गया। इसमें न्यायालय ने कहा कि एक पिता को किसी पुत्र के सामने अगर जो गाली दिया जाता है तो ये गंभीर और अचानक प्रकोपन होने का एक जरिया हो सकता है। इसी प्रकार गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला था। उसमें जो है ये कहा गया कि अभियुक्त रात्रि में बताया गया कि उसकी बहन तथा बहन का प्रेमी दोनों एक मकान में है। वह उनके संबंधों के विषय में बहुत पहले से जानता था। इस बात की सूचना जैसे मिली वह कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में घुस गया और दोनों को मार डाला। उसे हत्या के लिए दोषी प्रदान की गई क्योंकि प्रकोपन अचानक नहीं था और उसने प्रकोपन की अपेक्षा खुद किया था। प्रकोपन एक बाह्य उद्दीपन है जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाना चाहिए। केवल अपमानजनक शब्दों के प्रयोग मात्र से गंभीर और अचानक प्रकोपन उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद से आता है क्वेश्चन इसका 5वां का सी। कह रहा है कि बी पर अपना मुक्का ए इस आशय से या यह संभाव जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा बी को यह विश्वास हो जाए कि ए बी को मारने वाला ही है। ए ने बी के प्रति कौन सा अपराध कारित किया है। देखिए सीधे सीधे धारा 351 आईपीसी के दंड का भागी होगा और आरोपित किया जाएगा। उसमें धारा 351 में ये कहा गया है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वो जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। इसमें वो सारे इसेंशियल मौजूद हैं धारा 351 के।
तो धारा 351 के तहत वो हमला माना जाएगा। अब इसमें स्टीफन बनाम मेयर्स के वाद में ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रहार करने के आशय को धमकी देते हुए उसकी ओर बढ़ता है, जिसे यदि रोका न गया हो तो उसके मुक्के का प्रहार वो दूसरे व्यक्ति पर ही गिरेगा, तो वह मामला कारित करने का दोषी होगा, भले ही जिस समय उसे रोका गया वह इतने नज़दीक नहीं था कि उसके द्वारा किया गया प्रहार प्रभावी होता। अतः प्रस्तुत समस्या में क ने हमला का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी है। ये कह रहा है कि ए और बी एक कार के संयुक्त स्वामी हैं। बी को सूचित किए बिना ए कार को बी के कब्जे से लेता है और रुपये 5 लाख के प्रतिफल के लिए उसे बेच देता है। ए ने इस धन का उपयोग अपने मकान के नवीकरण में कर लिया। ए ने क्या अपराध किया? देखिए, ये 403 आईपीसी का जो आपराधिक दुर्विनियोग है उसके तहत अपराध किया है। उसका दृष्टांत ही यही है, इसी तरीके का दृष्टांत है। अब इसमें कह रहा है कि जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा और दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब ये आपराधिक दुर्विनियोग का एक ऐसा धारा है जो उसमें अपराध का डेफिनीशन भी बताता है और साथ में दंड भी बताता है। अब दृष्टांत इसका कह रहा है क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी है। क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे से उसे ले लेता है। यहाँ क को उस घोड़े के उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुरुपयोग नहीं है। किंतु यदि क उस घोड़े को बेच देता है और संपूर्ण आगम का अपने लिए विनियोग कर लेता है तो यह उस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। प्रस्तुत समस्या में भी पूरे जो इसेंशियल हैं इसके पूरा किया जा रहा है। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5E। ये कह रहा है कि एक्स संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, किंतु उसमें कोई आभूषण नहीं है। एक्स ने क्या अपराध कारित किया है? देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में ये बात कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से दंडनीय अपराध का जो इस अधिनियम में वर्णित नहीं है प्रयत्न करता है और प्रयत्न के सिलसिले में मतलब कोई कार्य कर लेता है लेकिन वो सफल नहीं होता है और इस अधिनियम में कहीं उसके लिए दंड की व्यवस्था नहीं दी गई है, तो फिर आजीवन कारावास के आधे से दंडनीय होगा या जो कारावास से दंडनीय है, इस अधिनियम में कोई ऐसा अपराध है जिसको कारावास से दंडनीय किया गया है तो उसके आधे से अनधिक के दंड से दंडनीय होगा। अब चूंकि आजीवन कारावास का आधा क्या होगा तो इसके लिए धारा 57 इसी अधिनियम में देखा जाता है, जहाँ फ्रैक्शन का जो कोई बात आता है, मतलब उसको भिन्नों की गणना की बात आती है आजीवन कारावास का, तो उसमें 20 वर्ष माना गया है। यानी कि अगर जो कोई आजीवन कारावास से संबंधित कोई अपराध कारित किया जाता है प्रयत्न का और उससे संबंधित किसी प्रकार का इस भारतीय दंड संहिता में कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको 20 साल के बजाय मतलब उसके आधा 10 साल के लिए उसको दंडित किया जाएगा। और कोई कारावास से संबंधित है तो उसके लिए उस कारावास से आधे। तो ये चूंकि चोरी की बात कर रहा है यानी कि चोरी का प्रयास किया है तो इसको जो धारा 379 है उसमें 3 वर्ष का दिया गया है, तो 3 वर्ष का आधा 1.5 वर्ष के लिए अगर जो साबित हो जाता है तो उसको प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। तो ये पार्ट 1 का हम लोग का समाप्त होता है। इसके बाद जो 2018 का पार्ट 2 है उसका प्रश्न पत्र मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी और जिन जिन धाराओं का मैंने वर्णन किया है, जिन केसला का मैंने वर्णन किया उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर अधिक से अधिक करिए। अगर जो मेरा ये 1000 लगभग हो जाता है व्यूवर इसमें सब्सक्राइबर, तो मैं लाइव आने लगूंगा और ये इसके लिए बेनिफिट ये होगा कि मैं एक प्रकार से 4 घंटा 5 घंटा में पूरा मैराथन बैठ करके एक ही दिन में हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कराने लगूंगा। जो भी लाइव हमारे होंगे व्यक्ति लाभ लेना चाहेंगे मैं उनको लाभ दूंगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।